आपने बहुत सी जंगों और लड़ाइयों के बारे में सुना होगा जो किसी न किसी वजह पर आधारित होती हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी लड़ाई के बारे में बताएंगे जो रोटी के आटे की वजह से हुई थी, जिसमें आटे के कारोबारियों को मारा गया और उनके घर लूट लिए गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या था फ्लोर वॉर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आटा युद्ध लगभग 300 दंगों की एक श्रृंखला है जो रोटी की बढ़ती कीमतों की वजह से अप्रैल और मई सन 1775 तक फ्रांस में बह गया। सैनिकों को तैनात किए जाने के बाद ही बगावत शांत हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और काफ़ी लोगों को सज़ा हुई। प्राचीन शासन के वक्त में रोटी की कीमत फ्रेंच लोअर कास्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी। रोटी सबसे ज़्यादा आम लोगों के आहार का 3/4 हिस्सा है और जनरल वक्त में भी सबसे गरीब कर्मचारी अपनी आय का आधा हिस्सा सिर्फ रोटी पर खर्च कर सकते थे। यहाँ तक कि रोटी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी ने भुखमरी की संभावना के साथ कई लोगों को धमकी दी। कीमतों में अचानक उछाल हुआ और बंदोबस्त के लिए सबसे खतरनाक पल बना दिया। आटा युद्ध खुद ब खुद छिड़ गया था जब फ्रांसीसी जनरल एनी रॉबर्ट जैक्स टुर्गोट ने भरोसा करते हुए रोटी की कीमत पर काबू कर लिया था। जीडीपी के लिए एक हाथ से दूर इस नज़रिए ने और इस फैसले ने सन 1774 में अकाल की वजह से रोटी की कीमतें बढ़ गईं, जिससे दंगे भड़क उठे। हालांकि आटा युद्ध के बाद रोटी की कमी कम हो गई। दंगे उन मुद्दों से जुड़ी पहली बड़ी अशांति में से एक थे जो फ्रांसीसी क्रांति की वजह बने थे। क्रांति के दौरान ब्रेड दंगों की बगावत एक आम बात बन गई और अक्टूबर सन 1789 में वर्सोय पर महिला मार्च जैसे प्रमुख क्रांतिकारी पलों को जन्म दिया। सन 1700 के दशक तक फ्रांस में अनाज सबसे पसंदीदा फसल बन गया था। सन 1770 के दशक से पहले के 6 दशकों में कोई अकाल नहीं पड़ा था। भूख अभी भी एक मुद्दा था और भुखमरी का डर अनाज उगाने के जुनून को जगाने के लिए पूरा था। मक्का और आलू जैसी फसलें शायद ही कभी उगाई जाती थी, क्योंकि इन दोनों फसलों को अनाज की तुलना में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जो उस वक्त में मुश्किल साबित हुई जब मवेशियों के ज़्यादातर झुंड ना तो पूरे थे और ना ही पूरे खाद हासिल करने के लिए पूरे तौर से थे। एल्सेस और लॉरेन के अलावा जहां आलू की व्यापक रूप से खेती की जाती थी, कई फ्रांसीसी किसान अभी भी आलू को मवेशी खपत के लिए अनुपयुक्त मानते थे। इंसान की तो बात ही छोड़ दें और उन्हें उगाने से भी मना कर दिया। अनाज का लालच का मतलब था कि रोटी आम लोगों के आहार का एक बड़ा हिस्सा था। फ्रांसीसी किसानों में विविधीकरण की कमी का मतलब ये भी था कि फसल की नाकामी की तबाही का असर पड़ा। हालांकि 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस में कई सालों तक अच्छी फसल का मज़ा लिया था। 1760 के दशक की फसलें ज़्यादा गैर यकीनी हो गई और पैदावार में तेज़ी से उतार चढ़ाव आया। सन 1770 और सन 1789 के बीच फ्रांस में हर जगह सिर्फ 3 फसल के मौसम थे। हर नई पीढ़ी के साथ किसानों ने खेतों को अपने बच्चों के बीच बांट दिया गया, जिससे कि 1700 के दशक के आखिर तक कई गांवों के खेत छोटे थे और इसलिए स्थिर फसलें पैदा हुईं। अकाल और भुखमरी के डर ने कई फ्रांसीसी किसानों को अपनी रोटी तक पहुंच को लेकर हिफाजती बनने के लिए हौसला अफजाई की। ये व्यापक तौर से माना जाता था
कि खुद को खिलाने की ताकत एक अधिकार है जिसे अधिकारियों के जरिए संरक्षित किया जाना चाहिए। इस वजह से फ्रांस के राजा को लंबे वक्त तक राज्य का पहला बेकर निकनेम दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने इसे चोरी से अलग तरह से देखा, क्योंकि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थीं तो रोटी या अनाज लेने वाले दंगाई अक्सर जो कीमत उचित महसूस करते थे उसे पीछे छोड़ देते थे। एक ख्याल जिसे टैक्स पॉपुलेयर के तौर में जाना जाता था, परेशानी के वक्त जमाखोरी को भी एक गुनाह के रूप में देखा जाता था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये मौत की सज़ा थी। मिडीवल एज के बाद इस जीडीपी को अनाज बाजार के करीबी कानून की एक लिस्ट के जरिए बरकरार रखा गया था, जो फ्रांसीसी अधिकारियों के जरिए अनाज की पहुंच की गारंटी के लिए सुरक्षित था। इन विनियमों में अनाज की बिक्री में भाग लेने वाले लोगों पर काबू और कारोबारी लेन देन की सीमाएं शामिल थीं। कुछ संस्थाओं के बहुत ताकतवर होने और किसी भी शहर में कारोबार पर एक अधिकार होने के डर से किसानों को अनाज बाजार के भीतर अपने उत्पाद को बेचने से परे खुद को शामिल करने से मना कर दिया गया था। फ्रांस के राजा लुई 16वें ने मई सन 1774 में सिंहासन पर आए। वो प्यार करना जानते थे, फिर भी आटा युद्ध उसके शासनकाल की शुरुआत में 1 साल से भी कम वक्त में टूट गया और उनके राज्य अभिषेक के कुछ हफ्ते पहले युवा राजा के शासन और उनकी लोकप्रियता दोनों के लिए एक मुश्किल शुरुआत हुई। आटा युद्ध की जड़ राजा के रूप में लुई की पहली कार्रवाइयों में से एक के साथ पाई जा सकती है। 47 साल के माहिर एनी रॉबर्ट जैक्स तुर्गोट की उनके नियंत्रक जनरल के रूप में नियुक्ति हुई। सन 1760 के दशक में शारीरिक उपाय किए गए थे, जब फ्रांस के लुई 15वें के मंत्रियों ने आखिरी बार अनाज कानूनों को हटा दिया था। ये सन 1767 और सन 1768 में कमी और करीबी दंगों के साथ लगभग फौरन पूरा किया गया था और ज़्यादातर नियमों को सन 1770 तक बहाल कर दिया गया था। 4 साल बाद तुर्गोट फ्रांसीसी जीडीपी को ठीक करने के भारी काम का सामना कर रहे थे, फिर भी आश्वस्त थे कि फ्रांस में फिजियोक्रेसी काम कर सकती है। उनका मानना था कि इसके तहत कारोबार और निर्माण फलता फूलता रहेगा और इसलिए 13 सितंबर सन 1774 को तुर्गोट ने कानून को ख़त्म कर दिया और अनाज में मुक्त कारोबार का ऐलान किया। सन 1774 की खराब अनाज की फसल से ठीक पहले तुर्गोट का आदेश खराब वक्त पर आया। फ्रांस के हर शहर में फसल आम तौर से ख़राब नहीं हुई थी। नतीजतन कई कारोबारियों जो अब अनाज के कानून से बाधित नहीं थे, उन शहरों में अनाज खरीदना शुरू कर दिया जो फसल के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे और उन्हें चिन्हित कीमतों के लिए कठिन प्रभावित शहरों में बेचते थे। इन कारोबारियों के जरिए बाजार को घेरने की कोशिश ने ये सुनिश्चित किया कि बसंत सन 1775 की खाने की कमी का मुद्दा कई शहरों को प्रभावित करने वाली समस्या से देशव्यापी आपातकाल में चला गया। इस वजह से सन 1767 और सन 1768 के दंगों की तुलना में आगामी आटा युद्ध कहीं ज़्यादा खतरनाक और व्यापक हो गया। अकाल ने लोगों पर जल्दी से असर करना शुरू कर दिया और हालांकि फ्रांसीसी सरकार ने विदेशों से खाद्य लदान का आदेश दिया, वो जल्दी से पर्याप्त नहीं पहुंचेंगे। 15 मार्च सन 1775 को अशांति के पहले संकेत रिम्स में देखे जा सकते थे। वो शहर जो आगामी जून में लुई 16वें के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था, खाने की कमी से परेशान होकर लगभग 200 लोगों की भीड़ एक चर्च के बाहर जमा हो गई,
जो रोटी के दाम कम करने की मांग कर रही थी। चर्च ने रोटी बांटी और भीड़ बिना किसी हिंसा के तितर बितर हो गई। एक महीने बाद जैसे जैसे कीमतों में इजाफा हो रहा था, शहरों में परेशानी तब शुरू हुई जब दंगाइयों की एक भीड़ ने एक मिलर के घर को लूट लिया, जिस पर खराब आटा बेचने का आरोप लगाया गया था। जब मिलर एक दोस्त के घर छुपने गया तो दंगाइयों ने दोस्त के घर को भी लूट लिया। इससे पहले एक अनाज की दुकान को रोका और कारोबारियों को मौके पर ही अपनी आपूर्ति बेचने के लिए मजबूर किया। टैक्स की लोकप्रियता का पालन करते हुए दंगाइयों ने यह फैसला किया कि वो सीधे अनाज की चोरी ना करें, लेकिन पैसे की मात्रा को पीछे छोड़ दें जो उन्हें अच्छा लगा। हालांकि पेरिस शहर के एक गांव ब्यूमॉन्ट-sur-ओइस में आटा युद्ध शुरू हुआ। 22 अप्रैल को गांव के बाजार में एक सीडियर गेहूं और राई के दाने 26 लीवर के ज़्यादा कीमतों पर बेचे जा रहे थे। लोगों ने इतनी कीमत पर कुड़कुड़ाया, लेकिन फिर भी अगर वो कर सकते थे तो भुगतान किया। 5 दिन बाद 27 अप्रैल को बाजार अच्छी तरह से भरा हुआ दिखाई दिया और लोगों का मानना था कि इसका मतलब होगा कि कीमतें गिर रही होंगी। छूट मिलने की बात तो दूर, लोग ये देखकर चौंक गए कि अब अनाज 32 लीवर प्रति सेटियर में बिक रहा है। वसाई लोगों और कारोबारियों के बीच बहस छिड़ गई और बहस देखते ही देखते जल्द ही दंगे में बदल गई। दंगाइयों ने कारोबारियों को उनके स्टॉलों में घुसकर मारा और उन्हें खदेड़ दिया और उनके प्रदर्शनों में तोड़ फोड़ की। जब कुछ घंटे बाद मेरू बाजार कारोबार के लिए खुला तो शहर के लोगों ने अपने पड़ोसियों के उदाहरण का अनुसरण किया और अनाज को लूटने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ ज़्यादातर महिलाओं से बनी थी। उन्होंने चाकुओं से बोरियों को खोल दिया और अपने एप्रन में उतना ही अनाज भर लिया जितना वो घर ले जा सकते थे। इस दंगे की खबर भी फैल गई और अगले दिन पोंटाइस शहर में 100 से ज़्यादा लोगों ने रोका और अनाज की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और लूट की, जबकि 6 प्रमुख अनाज और आटे के कारोबारियों के घरों को भी लूट लिया। 27 अप्रैल को शुरुआती दंगे के बाद के दिनों में इसी तरह की बगावत पूरे पेरिस शहर और अलग अलग शहरों में फैल गई और दिन ब दिन तादाद और तेज़ी में बढ़ रहे थे। अन्य फ्रांसीसी शहरों में अपने हिमवतन की तरह वर्नोन दंगाइयों ने कम कीमतों की मांग की और जब वो हिंसक होने लगे तो पत्रिका के क्लर्क ने बंद कर दिया और आगे की बिक्री से इनकार करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद दंगाइयों ने बंद दरवाजे पर कैंची, चाकुओं और हथौड़ों से हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस के आने के बाद भी उन्होंने रुकने से मना कर दिया, जिन्होंने भीड़ पर फायरिंग की और 6 लोगों को घायल कर दिया। इससे भीड़ और भड़क उठी और उन्होंने खिड़कियों पर पत्थर फेंके और आखिर में तितर बितर होने से पहले 3 मिलों पर हमला किया। 6 मई तक दंगे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। उस दिन 14 बाज़ारों और 42 अलग अलग गांवों तक पहुंच गए। ग्रामीण इलाकों में भी परेशानी शुरू हो गई थी। कुछ लुटेरों ने आम किसानों की ज़मीनों पर हमला किया और लूटपाट की। हालांकि ये हमले अपवाद थे, क्योंकि ज़्यादातर दंगाइयों ने अपनी कोशिशों और गुस्से को मुनाफाखोरों पर ध्यान दिया। वर्सोय के सैन्य गवर्नर प्रिंस डे पॉइक्स ने जल्दबाजी में आटे की कीमत 200 पाउंड कम करने का वादा किया। इसने भीड़ को कम करने का काम किया, लेकिन इस नई छूट की खबर तेज़ी से पूरे पेरिस में फैल गई। प्रिंस डी पॉइक्स को बाद में तुर्गोत के ज़रिए उनके आदेश को कम करने के लिए फटकार लगाई गई थी। 3 मई को सुबह 8 बजे पेरिस के आसपास के गांवों में दंगाई दाखिल हुए और सैकड़ों आटे की बेकरियों पर हमला बोल दिया। पुलिस तब संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए आज़ाद थी, ये उम्मीद करते हुए कि राजा के राज्याभिषेक के वक्त में रिम्स में चीज़ें शांत हो जाएंगी। तुर्गोत ने आम लोगों को काम देने के लिए शहर में और पेरिस के रास्ते में
धर्मार्थ कारखानों को जुटाने का आदेश दिया। 5 मई को लुई 16वें ने आधिकारिक तौर पर दंगों के एक तेज और गंभीर दमन का आह्वान किया और 9 मई को उन्होंने सभी दंगाइयों को एक सामान्य माफ़ी की पेशकश की, जिन्होंने किसी भी नेता या भड़काने वालों को छोड़कर अपने चोरी किए गए सामान को वस्तु या नकद में वापस कर दिया। बाद के सालों में जैसे जैसे फसल में सुधार नहीं हुआ, रोटी के दंगे ज़्यादा आम हो गए। सन 1778 में दक्षिणी देशों में, साथ ही साथ सन 1784 में नॉर्मैंडी में और फिर सन 1785 में ये कहा जा सकता है कि आटा युद्ध था। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के आने वाले तूफान से पहले बारिश की पहली बूंदाबांदी के समान। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।